अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, गार्डियन अखबार ने इसराइली फ़ौजियों का जो कि वहाँ पर जंग लड़कर वापस आए थे उनसे इंटरव्यू किया है। इसमें से काफ़ी फ़ौजियों का उन्होंने इंटरव्यू किया है और इन फ़ौजियों के इंकशाफात ने हमास की धाक पूरी इसराइली आर्मी पर बिठा दी है और इन इसराइली फ़ौजियों ने एक तरह से इतराफ़ शिकस्त कर लिया है और मुकम्मल तौर पर बाकायदा से इतराफ़ शिकस्त किया है। ये मुकम्मल तफ़सील आपको बताऊँगा, क्या-क्या सवाल उनसे पूछे गए और क्या-क्या उन्होंने जवाब दिए। और इसके साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं। अमेरिका अब उसको पहले तो था कि जो इसराइल के अपने जो उसके वार कैबिनेट के मेंबरान हैं, जो उसके अपने जो वहाँ पर उसको अंदरूनी मुखालफत का सामना था, लेकिन अब अमेरिका ने उससे हाथ उठा लिया है। अमेरिका अब नेतन्याहू से तंग आ गया। अमेरिका नेतन्याहू से हर सूरत में जान छुड़ाना चाहता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट का दौरा किया एंटनी ब्लिंकन ने, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटनी ब्लिंकन इसराइल में जाकर किस किस से उन्होंने मुलाकात की और उसमें ख़ासकर जो नेतन्याहू के सबसे बड़े मुखालिफ हैं, जिसका आप पंजाबी में हम कहते हैं इट कुत्ते दा वैर है, तो वो वहाँ पर जाकर उस शख्स से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू के दीगर मुखालफिन से भी उन्होंने बात की है। इन मुलाकातों का क्या मकसद था, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अल कसाम ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी कल के दिन तक क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, कुछ दिखाए हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इतना हमने नुकसान किया। इसके अलावा जो इसराइली फ़ौजियों की मरने वाली तादाद है, इसमें आपको बता चुका हूँ कि 13,000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी मर चुके हैं। इसराइल के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार यदियोत अरिनोत, ये इसराइल का अपना अखबार है जो जिसके मुताबिक 13,000 जो इसराइली फ़ौजी हैं वो इस वक्त तक जहन्नम वासिल हो चुके हैं। और इसके अलावा अल कसाम ने जो स्टैटिस्टिक्स जारी की हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इसमें अल कसाम ब्रिगेड ने अपने जो उसका खुलासा बिल्कुल टू दी पॉइंट सिर्फ उन्होंने खुलासा बयान किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि 962 मरकावा टैंक्स तबाह कर चुके हैं। 962 मरकावा टैंक्स दोस्तों एक बहुत बड़ी तादाद है और इससे आप इसराइल को जो उसका जो फाइनेंशियल लॉस है इसराइल को जो पहुंचा है वो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना उसको फाइनेंशियल लॉस इससे पहुंचा है, क्योंकि एक मरकावा टैंक मिलियन ऑफ डॉलर्स का उसकी कीमत है। तो एक मरकावा टैंक तबाह होने का मतलब है, और उसके बाद 962 मरकावा टैंक्स। कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पास 900 तो क्या 500 भी टैंक्स, जदीद टैंक्स नहीं है, और वो भी मरकावा टैंक्स। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा 55 वो गाड़ियाँ तबाह की हैं जो कि इसराइली फ़ौजियों को लेकर जाती हैं। ये मुकम्मल तौर पर जो बम प्रूफ होती हैं, मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ होती हैं, ये वो गाड़ियाँ जो कि इसराइली फ़ौज की अल कसाम ब्रिगेड ने तबाह की हैं। इसके अलावा 74 बुलडोज़र्स, वो बुलडोज़र जिनको इस्तेमाल करके इसराइली फ़ौज घरों को वहाँ पर मलियामेट कर रही है, तबाही फेर रही है, उन बुलडोज़र को तबाह किया है। इसके अलावा 3 एक्सवेटर्स जो हैं वो तबाह किए हैं, और इसके अलावा 14 मिलिट्री जीप्स तबाह की हैं अल कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने। और अब आपको बताऊं कि जो गार्डियन अखबार है उसने जो तज्जिया किया है, गार्डियन अखबार ने कुछ जो फ़ौजियों का इंटरव्यू किया है, ये वो फ़ौजी हैं जो इसराइल में जंग लड़कर वापस आए थे, उनसे इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा कि हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो इनविजिबल हैं। बाकायदा उन्होंने वर्ड यूज़ किया है इनविजिबल, कि दिखाई नहीं देते, कहाँ से आए, कहाँ से कब वार किया और हमला करके चले गए, हमें नुकसान पहुंचाकर हम बाद में पता चलता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया और हमारे इतने फ़ौजी मारे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने टनल्स के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि टनल्स जो हैं हमास की, हम उनको एक्सप्लोर कर ही नहीं सके। उस फौजी ने बताया, जो कि इनका टनल्स का एक्सपर्ट था, उसने कहा कि मैं टनल्स का एक्सपर्ट था और मेरे से में ये काम लगाया गया था कि टनल्स को एक्सप्लोर करना है। तो मैं जब टनल्स को एक्सप्लोर करने लगा, तो एक्सप्लोर करने के बाद जब मैंने रिपोर्ट लिखी तो उसके बाद मुझे पता चला ये तो कई किलोमीटर तक है, जहाँ पर मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो इतना बड़ा और कम्प्लेक्स नेटवर्क है इन टनल्स का जो कि हमास के ज़ेरे इंतज़ाम है, जहाँ पर उसको एक्सप्लोर किया जाना वो फौजी कहते हैं कि नामुमकिन है, इसको एक्सप्लोर हम कर ही नहीं सकते। और यही वजह है हमारी शिकस्त की कि हमें पता नहीं चलता कि हमास के फ़ौजी, हमास के जंगजू मुजाहिदीन कहाँ से आए, किधर से निकल आए। हम बिल्कुल चल रहे होते हैं, हमारे पास जो है मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, हमें हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद हम बेबस हैं वहाँ पर। इसके अलावा जब उसने एक और बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उसने कहा कि हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो हमसे कांटेक्ट करते नहीं है, तो हमारे सामने आते नहीं है।
मिली सेकंड के लिए जस्ट हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमास का फाइटर मौजूद है, एक मिली सेकंड के लिए, और उसके बाद हम उसको देख नहीं पाते। ये लोग मुकम्मल तौर पर एक घोस्ट की तरह है, जिन भूत की तरह है। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा, इन फौजियों ने जिन्होंने गार्डियन से इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इसराइल के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये अंधाधुंध जा रहे हैं, अंधाधुंध लड़ाई लड़ रहे हैं, अंधाधुंध वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि इसराइल का इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, तबाही, और ज़्यादा से ज़्यादा तबाही। इसके अलावा एक और फौजी ने बताया, उन्होंने कहा कि इसराइल को मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, इसराइल के फौजी जो हैं, जिनसे इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनके अंदर इंसानियत का शाइबा तक बाकी नहीं रहा, कि वो शायद, हम कभी कभी सोचते हैं कि ये इंसान है ही नहीं, ये ज़ोंबीज़ हैं। उन्होंने कहा कि कभी जब कहीं पर शक हुआ कि यहाँ पर एक फ़ाइटर मौजूद है, यहाँ पर हमास का एक फ़ाइटर मौजूद है, तो उस पूरे एरिया को मलिया मेट कर दिया जाता है, उस पूरे एरिया को तबाह कर दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़ोंबीज़ ने हमला किया हो, यहाँ पर इंसानों ने या किसी फ़ौजी ने हमला नहीं किया, यहाँ पर ज़ोंबीज़ ने हमला किया है और हर चीज़ को तबाह कर दिया। इसके अलावा एक और फौजी जिसने गार्डियन को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है। सबसे पहले एयर स्ट्राइक की जाती है, फिर हमारे टैंक्स है जो कि वहाँ पर तबाही मचाते हैं, इसके बाद आर्टिलरी है जो कि वहाँ पर तबाही मचाती है, और इसके बाद हम खुद जब वहाँ पर फिजिकली हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर हमारे फौजियों पर हमला हो जाता है, और हम वहाँ से बच बचा कर, जिंदा भाग कर अगर निकलने में कामयाब हो जाए तो ये हमारी बड़ी कामयाबी समझी जाती है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त गज़ा के अंदर। अब आते हैं उस बात की तरफ जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी, कि एंटनी ब्लिंकन का दौरा, इसराइल का जो दौरा है, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी मुलाकात की साबिक जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं गैनी बेंट्स, जो कि प्रीवियसली बड़े एक्टिवली उन्होंने बड़ी फ़ाइट्स लड़ी हैं, हमास के ख़िलाफ़ भी बड़ी फ़ाइट्स लड़ी हैं, और हमास के वो दुश्मन तस्वर ही किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो नेतन्याहू के मुखालिफ पार्टी से हैं, और नेतन्याहू के साथ उनके शदीद इख्तलाफात हैं। 7 अक्टूबर के बाद गो के नेतन्याहू ने बेनी गैंट्स, और इसके अलावा एक और इसी पार्टी का एक और रुकन है, उसका नाम है गैडी ऐजनकोट, तो ये दोनों अफराद जो हैं 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू ने इन दोनों को अपनी वार कैबिनेट में रख तो लिया है, लेकिन वार कैबिनेट में रखने के बावजूद बेनी गैंट्स जो हैं वो नेतन्याहू के शदीद तरीन मुखालिफ हैं। उनके ऊपर तनकीद, सिर्फ और सिर्फ तनकीद उनका काम है, और वो कहते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर सबसे बड़ा मेरा जो एतराज़ है वो ये है कि नेतन्याहू जो हैं ये क्रिटिकल जो फैसले हैं वो भी अकेले कर जाते हैं, और उसमें किसी की नहीं सुनते, और ये सबसे बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन ये खबर सुनाने से पहले कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो, और जो अमेरिका है ख़ास तौर पर, वो नेतन्याहू से इस वक्त अपनी जान छुड़ाना चाहता है, इससे पहले मैं आपको एक अमेरिका की जो हिलरी क्लिंटन है उनका एक बयान ताज़ा तरीन सुनाना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा नेतन्याहू के हवाले से, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को अब जाना चाहिए, नेतन्याहू को अब वज़ारत उज़्मा इसराइल की छोड़ देनी चाहिए, वो बिल्कुल भी एतमाद के काबिल नहीं है। ये हिलरी क्लिंटन के अल्फाज हैं जो कि वो इस्तेमाल कर रही हैं। अब जो अमेरिका है वो वाक़अतन नेतन्याहू से जान छुड़ाना चाहता है, इसी वजह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, वो वहाँ पर जाते हैं इसराइल में, और वहाँ पर दौरा करते हैं, और बेनी गैंट्स और ऐजनकोट जो है उनसे मुलाकात करते हैं, और उनसे ये, चूँकि दोनों जो लोग हैं ये शदीद तरीन मुखालिफ हैं इसके नेतन्याहू के, तो अब ये समझा जा रहा है कि अमेरिका वाक़अतन इनसे, यानी नेतन्याहू से जान छुड़ाना चाहता है, और उसके मतलब उसके जो है वो दूसरे उसके जो मुखालफीन हैं उनसे वो बात कर रहा है, और उनको एतमाद में ले रहा है इस हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है यरगमालियों का, ख़ासकर ये मुलाकात उस वक्त अमल में आई है जब नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल कह दिया, ब्लंटली कह दिया है कि मैं हमास की किसी डील को नहीं मानता, हमास की डील को मैं रिजेक्ट करता हूँ, और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से अब जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल मादूम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और इसके बाद ये मुलाकात अमल में आती है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन मुलाकात करते हैं बेनी गैंट्स से, और उसके साथ मुलाकात करते हैं ऐजनकोट से। तो ये दोनों जो मुलाकातें हैं, इसमें जो चीज़ डिस्कस हुई है, 3 चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो इसमें जो यरगमालियों की रिहाई है उसके हवाले से बातचीत डिस्कस हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब इसराइल जो नॉर्मलाइजेशन है उसके ऊपर बात हुई है कि इन दोनों ममालिक की नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें डिस्कस हुई है वो हुई है लबनान बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन का माहौल इस वक्त चल रहा है, ना हिजबुल्लाह मान रहा है हिजबुल्लाह, बल्कि हमले कर रहा है। अभी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने कहाँ कहाँ पर मीरान एयरबेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। अभी जो इतलात हैं ताज़ा तरीन वो इतलात हैं कि डवीव
जो इलाका है इसराइल का, एक और बेस है वहाँ पर बहुत बड़ा हमला किया है लबनान के हिजबुल्लाह ने। तो अभी जो दूसरी बात इस मुलाकात के अंदर डिस्कस हुई है वो है लबनान बॉर्डर के अंदर जो टेंशन का माहौल चल रहा है उसके ऊपर बात हुई है कि उसको किस तरह से कम किया जाए। फिर जो तीसरी बात इसमें डिस्कस हुई है वो ये हुई है कि ईरान के साथ, ईरान ने जो धमकी दे रखी है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से उसका कोई हल निकाला जाए कि हमारी इज्जत भी बच जाए और ईरान जो है उसको हम नुकसान भी पहुंचाएं। तो ये मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात सवर की जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम मुलाकात जिसका मैंने प्रीवियस उसमें थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन मुकम्मल तौर पर उसको डिस्कस नहीं कर सका था, दैट इज़ कि इस वक्त अगर आप ट्विटर पर, एक्स पर जाएं और वहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो आपको जो बड़ी चीज़ वहाँ पर डिस्कस करते हुए मिल रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को आप ज़रा कुछ देर के लिए भूल जाएं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो इंटरनेशनल तनाज़र में अगर देखें तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा इस वक्त घमसान का रन चल रहा है, घमसान की जंग चल रही है, वो चल रही है। व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया है स्काई न्यूज़ के साबिक रिपोर्टर टकर कार्लसन को। टकर कार्लसन को इस इंटरव्यू, ये कितना क्रिटिकल था, 2 घंटे से ज़्यादा ये इंटरव्यू चलता रहा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ, 2 घंटे का ये इंटरव्यू है। इसमें रूस की सारी हिस्ट्री डिस्कस की गई, इसमें यूक्रेन को डिस्कस किया गया, इसमें अमेरिका रूस के ताल्लुकात जो हैं वो डिस्कस किए गए। इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि व्लादिमीर ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इसराइल कोई रियासत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसराइल कोई रियासत है। तो व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत तो एक ही है, वहाँ पर फ़लस्तीन है, इसराइल का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है वहाँ पर, ना तो इसराइल कोई मतलब इस तरह की अलग से रियासत है। तो ये इसका आप कह लें कि एक सबसे जो गज़ा के हवाले से, इसराइल के हवाले से एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा टकर कार्लसन, ये इंटरव्यू इतना इम्पॉर्टेंट था, इस इंटरव्यू ने इतना ज़्यादा अमरीकियों को नंगा कर दिया है कि अमेरिका ने टकर कार्लसन के वापस आने पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय यूनियन जो कि अमेरिका की हमायती समझी जाती है उसने टकर कार्लसन के ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसके ऊपर कि वो यूरोपीय यूनियन का रुख नहीं कर सकता। बहरहाल ये इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है, अगर आपको टाइम मिले तो ये ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो बीबीसी सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वाक़ईतन ये चाहता है, अमेरिका अगर वाक़ईतन चाहता है कि इसराइल को प्रेशराइज़ करे, इसराइल को प्रेशराइज़ करके अपनी शर्तें मनवाए, तो अमेरिका इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद कर दे। ये एक सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि इसराइल को प्रेशराइज़ करे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन अमेरिका ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी वजह मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अमेरिका में दुनिया की जो टॉप 10 असलहा फैक्ट्रीज़ हैं, जो टॉप 10 असलहा कंपनीज़ हैं, उनमें से टॉप 5 अमेरिका की हैं। तो कभी किसी डॉक्टर ने दुआ की है कि या अल्लाह ये तमाम मरीज़ों को अच्छा कर दे, या अल्लाह तमाम मरीज़ ठीक हो जाएँ? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर की रोज़ी रोटी है ना मरीज़। तो इसीलिए अमेरिका के फ़ेवर में हैं ये जंगें, और जो किसी ना किसी बहाने से कभी यूक्रेन और रूस की जंग वो छेड़ देता है ताकि यूक्रेन और नेटो कंट्रीज़ को वो अपना असलहा बेचे, और नेटो कंट्रीज़ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स का पैसा अमरीकी असलहा ख़रीदने के ऊपर लगता रहे। ये अमेरिका चाहता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि दुनिया से जंगें बंद हो। ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।